हेलो एवरीवन, आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल निहारिका क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर जो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को स्टार्ट किया था और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है हम विंडो के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। और विंडो के एलिमेंट्स में हम लोगों ने देखे थे कि 9 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, 9 प्रकार के अवयव होते हैं, जैसे कि लाइक डेस्कटॉप हुआ, आइकन हुआ, रिसाइकिल बिन, मेन्यू, स्क्रीन सेवर, विंडो एक्सप्लोरर, स्टार्ट बटन, टास्क बार और कंट्रोल पैनल। इसमें से हम लोगों ने जो है 4 मेन्यू पे चर्चा, 5 जो है इसके एलिमेंट्स उन पे हमने कल चर्चा कर ली थी कि भाई डेस्कटॉप क्या होती है। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो कंप्यूटर पे दिखने वाली पहली स्क्रीन जो होती है वो होती है डेस्कटॉप स्क्रीन, ठीक है। फिर हमने बात की थी आइकन की। इस डेस्कटॉप पर जो है किसी भी फाइल फोल्डर के जो ग्राफिकल चित्र यहाँ लगे हुए होते हैं वो आइकन कहलाते हैं। और उन आइकन में मैंने कहा था कि आपको मेनली इन 2 के बारे में तो याद रखना है, एक माई कंप्यूटर और एक माई डॉक्यूमेंट, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम में जो बाय डिफॉल्ट फाइल बनती है वो फाइल कहाँ जाके सेव होती है, माई डॉक्यूमेंट में सेव होती है। और माई कंप्यूटर में कि इस कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम इंस्टॉल किए हुए हैं या कौन कौन सी फाइल फोल्डर वगैरह है, उन सब की जानकारी हमें मिलती है माई कंप्यूटर में। फिर हमने 3rd नंबर देखा था रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन कि भाई एक ऐसा आइकन है या इसको हम ऐसे समझ ले कि जो भी हमारी फाइल होती है जिनको हम डिलीट कर देते हैं या डाटा जो भी हम डिलीट करते हैं, भाई कंप्यूटर में या तो डाटा स्टोर होगा, है ना, तो डाटा या फाइल जिनको हम डिलीट करते हैं तो वो अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से जो है कहाँ जाकर होता है, सेव होता है, वो होता है रिसाइकिल बिन में। यानी कभी हमें वापस से उनकी जरूरत पड़े तो हम जो है रिसाइकिल बिन आइकन से उसको फिर से क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कमांड देके वापस से रिस्टोर किया जा सकता है, ठीक है। और अगर परमानेंटली आपको फाइल को डिलीट करनी है तो आप क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे, शिफ्ट प्लस डेल की यूज करेंगे। चलिए, उसके बाद में हमने देखा था मेन्यू। मेन्यू में मैंने कहा था कि भाई लिस्ट होती है, फाइल फोल्डर प्रोग्राम की जो है एक सूची होती है, वो कहाँ मिलती है, हमें मेन्यू वाले आइकन में मिलती है। देन हमने देखा स्क्रीन सेवर कि भाई जो अगर यूज़र जो है कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहा है तो जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन होती है उस स्क्रीन का फोकस एक ही जगह केंद्रित हो जाता है ना, और उसके एक ही जगह केंद्रित होने के कारण जो है कि वो स्क्रीन जो है वो जल सकती है। तो उसकी सुरक्षा के लिए इस विंडो स्क्रीन पर बैकएंड में कुछ पीछे जो है कुछ छोटे छोटे जो ग्राफिकल चित्र होते हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं ताकि कंप्यूटर का फोकस जो है एक जगह ना होकर अलग अलग जगह पर रहे, और इससे जो है कंप्यूटर स्क्रीन जो है वो जलने से बच जाती है। तो हमने स्क्रीन सेवर को भी देख लिया। अब आज जो है हम बचे हुए इसके 4 एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे। तो नेक्स्ट एलिमेंट की मैं बात करूं तो नेक्स्ट एलिमेंट होता है इसका विंडो एक्सप्लोरर। भाई विंडो एक्सप्लोरर क्या है, एक तरीके से मैं इसकी बात करूं तो विंडो एक्सप्लोरर जो है यूटिलिटी प्रोग्राम है। अरे भाई यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है, यूटिलिटी प्रोग्राम की हमने बात करी थी जब हमने सॉफ्टवेयर को स्टार्ट किया। और सॉफ्टवेयर को जब हमने स्टार्ट किया तब हमने कही थी कि 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर की सर्विस करते हैं, कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं और कंप्यूटर की दक्षता को बढ़ाते हैं, यानी उसकी यूटिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर की दक्षता बढ़ाने में काम में आते हैं वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, यूटिलिटी प्रोग्राम कहलाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ विंडो एक्सप्लोरर की तो ये एक प्रकार का जो है फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन है। ये क्या है भाई, फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन है। कंप्यूटर के अंतर्गत जितनी भी फाइल हैं उनको सेव करके रखना, उनको सुरक्षित करके रखना, उनका मैनेजमेंट देखना, ये सारा काम ये कैसे हो रहा है और कहाँ पे हमारी कौन सी फाइल किस लोकेशन पे जाके सेव है, ये सब कुछ अगर हमें देखना है तो हम कहाँ जाएंगे, विंडो एक्सप्लोरर वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, वहां हमें इस सब की जानकारी मिलेगी। तो एक तरीके से विंडो एक्सप्लोरर वाला जो आइकन है वो फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन है। क्लियर है यहाँ पे। तो कंप्यूटर में फाइल के मैनेजमेंट को संभालता है, इसका मतलब कंप्यूटर की दक्षता को बढ़ाने का काम कर रहा है, उसकी यूटिलिटी को बढ़ाने का काम कर रहा है, इसलिए ये एक यूटिलिटी प्रोग्राम भी है। क्लियर हुई ये बात। चलिए, अब भाई विंडो एक्सप्लोरर है तो ये डेस्कटॉप स्क्रीन पे कैसा दिखाई देगा, तो डेस्कटॉप स्क्रीन पे इसके आइकन में आपको कुछ इस तरीके से इसका जो है आइकन दिखाई देगा, ठीक है। विंडो एक्सप्लोरर के नाम से इस तरीके का इसका आइकन दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन कह दीजिए इसको या स्टार्ट मेन्यू कह दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। स्टार्ट बटन की हम बात करें तो पहली चीज तो कि स्टार्ट बटन होता क्या है। स्टार्ट बटन या स्टार्ट मेन्यू से पढ़ने से पहले हम जो इसका नेक्स्ट एलिमेंट है टास्क बार उसको हम देखेंगे।
डेस्कटॉप स्क्रीन पे सबसे नीचे जो होती है वो होती है टास्क बार, ठीक है। और यहाँ देखो लेबल भी कर रखी है मैंने ये टास्क बार। तो सबसे नीचे जो बार होती है वो होती है टास्क बार। ये टास्क बार दो भागों में बटी होती है। हम कह सकते हैं एक साइड इसका भाग होता है लेफ्ट वाला भाग, लेफ्ट साइड कह सकते हैं इसको, ठीक है। और आगे अगर हम उधर बात करें तो इसको कह सकते हैं राइट साइड। और कल ही मैंने आपका ये कंफ्यूजन क्लियर भी किया था कि भाई कंप्यूटर का राइट साइड वही होगा जो आपका राइट साइड है, और कंप्यूटर का लेफ्ट साइड वही होगा, मतलब कंप्यूटर के अंदर जो भी विंडो ओपन है उसका लेफ्ट साइड वही होगा जो आपका लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो ये जो टास्क बार है दो भागों में है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में हम बात करें तो लेफ्ट साइड में एक बटन होता है जिस पर विंडो लोगो का साइन बना होता है। और देखो मैंने भी बनाया है यहाँ पे विंडो लोगो का साइन। ये विंडो लोगो का साइन बना हुआ जो बटन होता है इसी को कहते हैं विंडो बटन, या इसी को कहते हैं स्टार्ट बटन, और इसी को कहते हैं स्टार्ट मेन्यू, ठीक है। तो जैसे ही पहला क्वेश्चन तो यहीं पे कि स्टार्ट मेन्यू टास्क बार पे किस साइड होता है, तो स्टार्ट मेन्यू टास्क बार पे बाई और साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड होता है। पहला ही क्वेश्चन आपको ये रेडी करना है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि जब आप इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करने पे सबसे पहले जो लिस्ट निकल के आती है उस लिस्ट में क्या होता है, या यूं कह दो कि इसका जो पुल डाउन मेन्यू ओपन होता है उस पुल डाउन मेन्यू में क्या क्या कमांड होती है। तो देखो अब हम बात करें स्टार्ट बटन में जो पुल डाउन मेन्यू होता है इसके अंदर आने वाली कमांड के बारे में। तो देखिएगा सबसे पहले इसके अंदर आती है चलिए स्टार्ट मेन्यू या स्टार्ट बटन की यहाँ बात चल रही है कि जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसका जब मेन्यू ओपन होता है तो उसमें सबसे पहले कमांड आती है स्टार्ट कमांड, ठीक है। अब स्टार्ट कमांड नाम से ही पता है कि चालू करने के काम में आएगी। किसको चालू करेंगे, किसको स्टार्ट करेंगे, तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो है स्टार्ट कमांड जो है वो कहाँ होती है, स्टार्ट बटन के लिस्ट के अंदर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सा कि भाई आप लिख सकते हो कंप्यूटर को ऑन करने हेतु, कंप्यूटर को ऑन करने हेतु, ठीक है। ये स्टार्ट जो है ये वाली कमांड दी जाती है। चलिए उसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट कमांड यहाँ आती है रीस्टार्ट। रीस्टार्ट, अब ये रीस्टार्ट कमांड हम कब यूज़ करेंगे, जब हम कंप्यूटर को बंद करके फिर से कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर जो है रीस्टार्ट कमांड का यूज़ किया जाता है। तो अब ये एक चीज़ और कि क्या कंप्यूटर को पूरा बंद कर दिया जाए फिर रीस्टार्ट किया जाए, जी नहीं। चलते हुए कंप्यूटर को कि भाई कंप्यूटर स्टार्ट है और यूज़र उस पर वर्क कर रहा है और उसी समय अगर उसने रीस्टार्ट की कमांड दे दी है तो कंप्यूटर कुछ सेकंड के लिए क्लोज होगा, मतलब कंप्यूटर पे आने वाली जो विंडो स्क्रीन है वो कुछ समय के लिए बंद होगी और दोबारा से कंप्यूटर जो है ऑन हो जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि कंप्यूटर में इलेक्ट्रिक तरीके से कि भाई उसकी लाइट से जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो कंप्यूटर ऑन होता है, स्विच ऑफ करते हैं तो कंप्यूटर बंद होता है, उस तरीके से नहीं। इलेक्ट्रिक तरीके से हम कंप्यूटर को ऑन ऑफ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि चलते हुए कंप्यूटर को कुछ समय के लिए ब्रेक दे रहे हैं ताकि वो फिर से अच्छे ढंग से रीस्टार्ट हो सके, ठीक है। तो कंप्यूटर को बंद करके स्टार्ट करने हेतु, ठीक है, जो है रीस्टार्ट कमांड का यूज किया जाता है। अब भाई ये रीस्टार्ट कमांड कहाँ होती है, ये स्टार्ट बटन के अंदर ही होती है। चलिए नेक्स्ट आता है स्लीप कमांड। स्लीप का मतलब होता है सोना। वैसे तो हम हमारी बात करें तो स्लीप एक वर्ब है और स्लीप का मतलब होता है सोना। यहाँ पर अगर कंप्यूटर के संदर्भ में हम बात करें तो एक तरीके से स्लीप यही काम करेगी। कैसे काम करेगी कि यूजर जब कंप्यूटर पर वर्क कर रहा है और कुछ समय के लिए यूजर ने भी क्या करा है, रेस्ट ले लिया है, लाइक जैसे 10 से 15 मिनट का लिए उसने रेस्ट ले लिया है, तो उस समय यूजर चाहे तो कंप्यूटर को स्लीप मोड पे डाल सकता है। स्लीप मोड का मतलब कि कंप्यूटर जो है वो रेस्ट पे चला जाएगा और जब यूजर को वापस लगेगा कि मुझे कंप्यूटर पे वर्क करना है तो वो कंप्यूटर को स्लीप मोड से हटा देगा और कंप्यूटर जहां पे उसने क्लोज किया था वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं कि यूजर जिस समय कंप्यूटर पे वर्क कर रहा था, MS एक्सेल प्रोग्राम को खोल के बैठा था और MS एक्सेल प्रोग्राम में कुछ वर्क कर रहा था, वहीं से उसी समय से उसने क्या करा, कंप्यूटर को स्लीप मोड में डाला। तो जब यूजर वापस उसको स्टार्ट करेगा तो वहीं से प्रोग्राम ऑन होगा जहां से उसने काम करना छोड़ा था, यानी कि MS एक्सेल से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो स्लीप का मतलब क्या हो गया, स्लीप का मतलब हो गया कंप्यूटर को उस समय कुछ समय के लिए रेस्ट मोड पर या आप इसको सीधा ही लिखें कि भाई स्लीप मोड पर
छोड़ देना, स्लीप मोड पर छोड़ देना, स्लीप मोड पर छोड़ देना जब यूज़र कंप्यूटर पर काम नहीं कर रहा है, जब यूज़र कंप्यूटर पर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है स्लीप मोड वाली कमांड हम कब देते हैं, हमें कब ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर में स्लीप मोड वाली कमांड देने के लिए। तो स्लीप कमांड भी कहाँ होगी, ये भी होगी स्टार्ट बटन में। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट कमांड आती है लॉग ऑफ। नेक्स्ट कमांड आती है लॉग ऑफ। ठीक है, अब लॉग ऑफ का सभी जानते हैं कि भाई यूज़र द्वारा अपने अकाउंट को बंद करके ही कंप्यूटर से बाहर आना या कंप्यूटर को बंद करना। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कहीं कंप्यूटर सेंटर होते हैं जहां पर अगर बच्चों को RACIT कोर्स एक साथ सिखाया जा रहा है, तो वहां के जो कंप्यूटर होते हैं वो नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट हो रखे होते हैं। ठीक है, अलग अलग कंप्यूटर में यूज़र का अकाउंट अलग अलग होता है, या चलो वो भी छोड़ो, आप लोग टाइपिंग कर रहे हैं, अब 3 लोग 3 अलग अलग कंप्यूटर पे एक साथ बैठकर टाइपिंग कर रहे हैं, तो वहां पर यूजर का अकाउंट बनाया जाता है, क्योंकि टाइपिंग वाला सॉफ्टवेयर तो तीनों कंप्यूटर में एक ही है। ठीक है, एक ही पासवर्ड से ओपन होगा, एक ही पासवर्ड से लिया गया है। ठीक है, तो उनमें अलग अलग अकाउंट बनाए होते हैं। ठीक है, तो जब कंप्यूटर पे मान लो कि पहले वाले यूजर ने अपनी टाइपिंग कंप्लीट कर ली है और अब वो कंप्यूटर को बंद करना चाहता है, तो यहाँ पर लॉग ऑफ का मतलब होता है कि यूजर द्वारा अपने अकाउंट को बंद करके फिर कंप्यूटर को बंद करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यूजर द्वारा अपने अकाउंट को बंद करना या अपने अकाउंट को बंद करना, बस इतना सा लिख लीजिए कि जरूरी नहीं है कि वो फिर कंप्यूटर को बंद भी करे, वो सिर्फ अपने अकाउंट को बंद कर दे, इसका मतलब वो जिस प्रोग्राम में काम कर रहा था उस प्रोग्राम से वो बाहर आ गया है। ठीक है, तो लॉग ऑफ जो है यूजर के अकाउंट को बंद करने के काम में आती है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे होती है लॉग ऑफ की हो गई। एक आता है यहाँ पे स्विच यूजर की कमांड। स्विच यूजर की कमांड क्या काम करेगी, स्विच यूजर के नाम से पता चल रहा है, स्विच का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। ठीक है, तो स्विच यूजर का मतलब होगा कि एक यूजर अकाउंट से दूसरे यूजर अकाउंट पे जाना। ठीक है, यहाँ पर स्विच का मतलब होगा एक यूजर के अकाउंट से दूसरे यूजर के अकाउंट पर जाना। तो एक यूजर अकाउंट से दूसरे यूजर अकाउंट पर जाना। ठीक है, तो ये जो है मेन आपको ये ध्यान रखनी है। वैसे तो इसमें एक कमांड और होती है हाइबरनेट वाली। अब हाइबरनेट की कमांड को लेके कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको करवाई भी नहीं है ना। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जो एक कमांड और होती है हाइबरनेट वाली, ये क्या काम करती है। हाइबरनेट का मतलब है कि इंटरनेट से संबंधित, नेटवर्क से संबंधित अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए या उससे संबंधित आप कुछ भी कमांड जो यहाँ अपने कंप्यूटर में काम में लेना चाहते हैं, तो फिर हम जो है हाइबरनेट का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है कि स्टार्ट बटन में, स्टार्ट मेन्यू में कितने प्रकार की कमांड होती है, 6 प्रकार की कमांड होती है। स्टार्ट, रीस्टार्ट, स्लीप, लॉग ऑफ और स्विच यूजर और हाइबरनेट। तो चलिए यहाँ पर जो है हमने स्टार्ट मेन्यू वाली जो हमारा आइकन था उसके अंदर किस किस प्रकार की लिस्ट होती है, और स्टार्ट मेन्यू जो है, स्टार्ट बटन जो है वो कहाँ पे होता है, टास्क बार पे लेफ्ट हैंड साइड होता है। इनसे रिलेटेड कमांड के बारे में भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई इस टास्क बार के राइट साइड, टास्क बार के राइट साइड पे बात करें तो टास्क बार के राइट साइड पे क्या होता है। तो टास्क बार के राइट साइड को आपको एक नाम से याद रखना है, इसको रखना है सिस्टम ट्रे के नाम से। किसके नाम से याद रखेंगे आप, सिस्टम ट्रे के नाम से, है ना। टास्क बार का जो राइट हैंड साइड होता है, टास्क बार का जो राइट साइड होता है उसको हम बेसिकली जो है सिस्टम ट्रे के नाम से जानेंगे, सिस्टम ट्रे के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर जो है पिछले कुछ एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अब वो क्वेश्चन क्या है, पहले उन क्वेश्चंस पे हम चर्चा करते हैं, फिर आगे देखेंगे कि सिस्टम ट्रे में क्या क्या होता है। क्वेश्चन था कि डेस्कटॉप स्क्रीन पे डेट और समय, डेट और टाइम जो है, वर्तमान डेट और वर्तमान टाइम जो है डेस्कटॉप स्क्रीन पे किस जगह उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब उस समय ऑप्शन में देखो कि टास्क बार भी ऑप्शन में था, टास्क बार भी ऑप्शन में था और साथ ही साथ में सिस्टम ट्रे भी ऑप्शन में था।
ठीक है। अब हम लोगों ने अभी पढ़ाई है, जस्ट अभी पढ़ा है कि इस सिस्टम ट्रे जो है ये टास्क बार का राइट हैंड साइड कहलाता है, ठीक है। तो टास्क बार भी ऑप्शन में और सिस्टम ट्रे भी ऑप्शन में। अब ऐसी स्थिति में कि भाई हम किसको आंसर दें, किसको आंसर राइट करें, तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी है, सिस्टम ट्रे को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। इसको प्रेफरेंस क्यों देंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन में सीधा डायरेक्टली पूछा है कि वर्तमान डेट एंड टाइम जो है वो टास्क बार मतलब डेस्कटॉप स्क्रीन की कहाँ उपस्थित होते हैं। तो हमें पता है कि ये सिस्टम ट्रे जो है ये खुद कहाँ पर है, टास्क बार पे। और इस सिस्टम ट्रे पर अगर हम बात करें तो इसी पे जो है वर्तमान डेट एंड टाइम शो होती है, वर्तमान डेट एंड टाइम यहाँ पर शो होती है। साथ ही साथ ऐसे प्रोग्राम शो होते हैं जिस प्रोग्राम में व्यक्ति मान लो वर्तमान में काम कर रहा है, लाइक अगर जैसे MS एक्सेल उसने ओपन कर रखी है तो MS एक्सेल का आइकन भी जो है यहाँ टास्क बार में नीचे सिस्टम ट्रे के पास में ही ओपन होगा। साथ ही अगर वो किसी इंटरनेट से संबंधित कुछ यहाँ पर काम कर रहा है तो इंटरनेट का, नेटवर्क का साइन भी जो है इस सिस्टम ट्रे पे ही संबंधित होगा। तो डेट एंड टाइम आप कहां पे शो करोगे, सिस्टम ट्रे पे। नेटवर्क साइन भी कहां पर शो होगा, नेटवर्क साइन की अगर हम बात करें तो नेटवर्क साइन भी कहां शो होगा, सिस्टम ट्रे पे होगा। अगर हम बात करें कि प्रोग्राम के छोटे छोटे आइकन, किसी भी प्रोग्राम के छोटे छोटे आइकन, किसी भी प्रोग्राम के छोटे छोटे आइकन वो भी कहाँ प्रदर्शित होंगे, तो वो भी कहाँ होंगे, सिस्टम ट्रे पे होंगे। तो सिस्टम ट्रे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड अपने पिछले एग्जामों में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकता है। तो चलिए कि सिस्टम ट्रे आपने समझ लिया कि भाई सिस्टम ट्रे पे क्या होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा नेक्स्ट जो आइकन, नेक्स्ट जो हम एलिमेंट बात कर रहे थे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क बार वाला एलिमेंट भी अपन ने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि इस टास्क बार के राइट हैंड साइड ही तो क्या था, स्टार्ट मेन्यू, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड था स्टार्ट मेन्यू और राइट हैंड साइड थी सिस्टम ट्रे। तो यहाँ पर जो है टास्क बार वाला एलिमेंट भी कंप्लीट होता है और आपको सिस्टम ट्रे को स्पेशली ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ आता है, नेक्स्ट एलिमेंट आता है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल की बात करें तो कंट्रोल पैनल पर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि डेस्कटॉप स्क्रीन का प्रशासनिक घटक या प्रशासनिक अवयव कौन सा है। तो डेस्कटॉप स्क्रीन की अगर हम बात करें तो इस डेस्कटॉप पर जो कंट्रोल पैनल होता है, इस कंट्रोल पैनल का जो आइकन होता है ये एक तरीके से डेस्कटॉप का प्रशासनिक एलिमेंट है, प्रशासनिक घटक है, प्रशासनिक अवयव है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है कि भाई ये डेस्कटॉप का प्रशासनिक घटक है, यानी एक तरीके से ये जो है मतलब प्रशासन संभालने का काम करता है। अब किस चीज़ का प्रशासन संभालेगा, भाई जो भी फाइल है, जो भी फोल्डर है, उन फाइल फोल्डर का मैनेजमेंट इसके अकॉर्डिंग मैनेज होता है। प्रोग्राम जितने भी हैं उन प्रोग्राम का मैनेज इसके अकॉर्डिंग होता है। आपने अपने कंप्यूटर में कौन से प्रोग्राम इंस्टॉल किए हैं या किन प्रोग्राम को आप अनइंस्टॉल करना चाहते हो, वो सारा मैनेजमेंट भी कंट्रोल पैनल के माध्यम से होता है, ठीक है। तो एक तरीके से कि भाई कंप्यूटर के अंदर जो भी वर्क चल रहा है उस वर्क का प्रत्येक प्रोग्राम की, प्रत्येक फोल्डर की, प्रत्येक फाइल की सारी जानकारी जो होती है वो मेन किसके अंदर होती है, कंट्रोल पैनल के अंदर। इसलिए कहते हैं कि ये जो है डेस्कटॉप का प्रशासनिक घटक है। अब इसके अंदर 3 कमांड आपको याद रखनी है। एक याद रखनी है आपको हेल्प एंड सपोर्ट। हेल्प एंड सपोर्ट कमांड को क्यों याद रखेंगे कि भाई किसी भी प्रोग्राम से संबंधित, जैसे आप MS वर्ड में वर्क कर रहे हैं तो MS वर्ड से संबंधित आपको कोई भी उस प्रोग्राम से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए, या कंप्यूटर में आप मान लो कि किसी प्रोग्राम में काम नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली आप डेस्कटॉप स्क्रीन पे कुछ वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वहाँ पर भी हेल्प से संबंधित, मतलब कंप्यूटर में हेल्प से संबंधित आपको जो है हेल्प एंड सपोर्ट वाली कमांड कहाँ मिलेगी, आपको मिलेगी कंट्रोल पैनल के अंदर। कहाँ मिलेगी भाई, कंट्रोल पैनल के अंदर। दूसरी हम बात करें तो इसमें एक होता है रन मेन्यू, एक होता है रन मेन्यू। अब ये रन मेन्यू है तो इस रन मेन्यू में जो है किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए इसकी रन कमांड दी जाती है। आगे जब हम MS ऑफिस सूट के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि रन कमांड अलग अलग प्रोग्राम की कैसे होती है ना। तो रन मेन्यू का यूज़ क्या होता है, किसी प्रोग्राम की रन कमांड, किसी प्रोग्राम की या किसी प्रोग्राम को रन कमांड देकर, किसी प्रोग्राम को रन कमांड देकर स्टार्ट करने हेतु तो वहाँ पर जो है किस प्रकार की कमांड यूज़ की जाएगी, रन कमांड। और ये रन कमांड हमें कहाँ मिलेगी, ये हमें मिलेगी कंट्रोल पैनल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 2 इसकी मेन जो इसकी ये है आपको कमांड याद रखनी है कि हेल्प एंड सपोर्ट और रन का हमें कहाँ ऑप्शन मिल सकता है, ये ऑप्शन हमें मिल सकता है कहाँ पे, कंट्रोल पैनल में, ठीक है। चलिए फिर एक चीज़ और कि चलो एक साथ ही साथ में मैं आपको और बता देती हूँ, शट डाउन।
शट डाउन कमांड जो है ये कहाँ मिलेगी, ये आपको मिलेगी जो हमने इससे पहले स्टार्ट मेन्यू पढ़ा था, वहाँ स्टार्ट का भी होगा और वहीं पे शट डाउन कमांड भी होगी, कंप्यूटर को बंद करने के लिए शट डाउन कमांड। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा एक बार उसको भी ऐड कर लेना। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने जो है डेस्कटॉप के जो 9 एलिमेंट्स थे उन 9 एलिमेंट्स से हमने पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया है। उन एलिमेंट्स के यूज क्या क्या है वो सब भी हमने यहाँ पर देख लिए हैं। तो यहाँ पर हमने जो है आज विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। अब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित कुछ और जो इसकी बातें हैं इंपॉर्टेंट हैं वो भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उनसे रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि बूटिंग क्या होता है, बूटिंग किसे कहते हैं, बूट प्रोसेस क्या है। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित ही है। तो यहाँ पर हम जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बूटिंग की। बूटिंग क्या है, तो कंप्यूटर को ऑन करना, कंप्यूटर को ऑन करने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है बूटिंग। और बूटिंग को सिर्फ हमने अभी इतनी सी बात में जाना है कि कंप्यूटर को ऑन करना बूटिंग है। क्या कंप्यूटर ऑन होते ही सारे कार्य ऐसे ही नॉर्मली स्टार्ट हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। कंप्यूटर को ऑन करने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा है, लेकिन वो प्रोसेस जो है विद इन नैनो सेकेंड में हो जाता है। इसलिए हमें नहीं लगता है कि यार कि मतलब इतना लंबा प्रोसेस हुआ भी है क्या, कंप्यूटर जल्दी से क्यों ऑन हो गया है। तो अब वही चीज़ अपने को समझना है। तो सबसे पहले बूटिंग क्या है, बूटिंग है कंप्यूटर के ऑन होने की प्रक्रिया, कंप्यूटर के ऑन होने की प्रक्रिया। ठीक है, कंप्यूटर के ऑन होने का जो प्रोसेस है वो बूटिंग कहलाता है। इसको बूट प्रोसेस भी कहते हैं। अब सुना कि जो बूटिंग की प्रक्रिया है ये 2 प्रकार की होती है। बूटिंग भी 2 टाइप की होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग और एक होती है वार्म बूटिंग। एक होती है कोल्ड बूटिंग और एक होती है वार्म बूटिंग। ठीक है, अब कोल्ड बूटिंग कौन सी है और वार्म बूटिंग कौन सी है? जब आप कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट करते हैं, पहली बार स्टार्ट करने का मतलब कि आपने जो है इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन किया, कंप्यूटर ऑन हुआ, सीपीयू के बटन से आपने कंप्यूटर को ऑन किया। तो पहली बार जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो यहाँ लिखेंगे कि पहली बार कंप्यूटर को ऑन करना, पहली बार कंप्यूटर को ऑन करना। पहली बार जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो कहलाती है कोल्ड बूटिंग। क्या कहलाती है भाई? कोल्ड बूटिंग। अब इस कोल्ड बूटिंग के प्रोसेस में क्या होता है वो आपको समझना है। जैसे ही आपने कंप्यूटर को ऑन किया तो कंप्यूटर के ऑन करते ही सबसे पहले जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो काम करना शुरू करता है कंप्यूटर के अंदर। हम ऐसे भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कोल्ड बूटिंग के अंदर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को काम में लेने वाला प्रोसेस होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करने की क्रिया शामिल है। कोल्ड बूटिंग में कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करने की क्रिया शामिल है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करेगा? तो हमें पता है कि कंप्यूटर को बनाते समय कंप्यूटर की स्वयं की कुछ मेमोरी इसमें इनबिल्ट की जाती है। तो कंप्यूटर की जो अपनी मेमोरी होती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। क्या कहते हैं भाई? प्राइमरी मेमोरी। कि कंप्यूटर को बनाते समय ही जो मेमोरी इसके अंदर पहले से इनबिल्ट की जाती है वो होती है इसकी खुद की मेमोरी, उसको कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी होती है 2 प्रकार की, एक होती है रैम और एक होती है रोम। ठीक है, तो जो ये बूट प्रोसेस है इसके जो निर्देश है वो सबसे पहले कंप्यूटर में कहाँ लोड होते हैं? वो लोड होते हैं इस प्राइमरी मेमोरी में। कहाँ लोड होते हैं? प्राइमरी मेमोरी में। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर की ऑन करने की प्रक्रिया में या कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस में जो है कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस के जो प्रोग्राम के जो निर्देश है वो कंप्यूटर में सर्वप्रथम कहाँ लोड होते हैं? तो वो सर्वप्रथम लोड होते हैं इसकी प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, अब जैसे प्राइमरी मेमोरी में इसके निर्देश लोड हुए तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करना शुरू किया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर काम कैसे करेगा, क्या करेगा? पहला स्टेप इसका क्या है? तो जो ये रोम मेमोरी होती है इस रोम मेमोरी पे बायोस प्रोग्राम जो है वो इंस्टॉल किए गए होते हैं ना। जब ये रोम मेमोरी बनाई जाती है, रोम मेमोरी एक तो फिजिकल चिप है, ठीक है, रोम मेमोरी पर ही बायोस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या किया जाता है? इंस्टॉल किया जाता है। कब किया जाता है? जब कंप्यूटर बनाया ही गया है तभी। तो जैसे ही आपने कोल्ड बूटिंग करी, सबसे पहले जो है बूट प्रोसेस स्टार्ट हुआ। बूट प्रोसेस के निर्देश प्राइमरी मेमोरी में लोड हुए और प्राइमरी मेमोरी में भी कौन से निर्देश लोड हुए? बायोस प्रोग्राम वाले निर्देश लोड हुए। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट
बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो इस मेमोरी में निर्देश लोड हुए और सबसे पहले ये बायोस प्रोग्राम काम करना शुरू हुए। बायोस प्रोग्राम, इसके नाम से पता चल रहा है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी ये सभी हार्डवेयर को चेक करने का काम करता है। और हार्डवेयर भी कौन से वाले, सभी के सभी इनपुट डिवाइस और सभी की सभी आउटपुट डिवाइस। सभी की सभी इनपुट डिवाइस से काम करवाना है, सभी की सभी आउटपुट डिवाइस से काम करवाना है, इसलिए उनको चेक किया जाता है। और जो ये चेक करने की प्रक्रिया होती है वो कहलाती है कि भाई इसको जो है आपने सेल्फ टेस्ट किया है। सभी की सभी हार्डवेयर जो है वो अपने आप से सेल्फ टेस्ट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर कि सबसे पहले प्रोसेस कैसे हुआ, कोल्ड बूटिंग देखने में तो बहुत इजी लग रही थी कि जैसे आपने स्विच ऑन किया कंप्यूटर ऑन हो गया, जी नहीं, इतना लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आपको मेनली इन दोनों में अंतर क्या याद रखना है कि कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग क्या है। कोल्ड बूटिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्देश प्राइमरी मेमोरी में लोड होने की प्रक्रिया शामिल है, ठीक है, यही पे होता है। अब वार्म बूटिंग क्या है, वार्म बूटिंग की हम बात करें तो भाई जैसे कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हो, कंप्यूटर को आपने पहली बार स्टार्ट किया, कंप्यूटर पे आपने आधे घंटा बैठ के काम कर लिया। अब उस समय धीरे धीरे आपका कंप्यूटर बीच में जैसे उसकी स्पीड धीमी हो गई, जैसे वो धीरे धीरे हैंग होने लग गया। तो जब ऐसी स्थिति आती है कि प्रोसेसर की स्पीड धीमी हो जाए या कंप्यूटर हैंग हो रहा है, तो उस समय यूजर क्या करता है, उसको रीस्टार्ट करने का प्रयास करता है। हम मोबाइल में भी करते हैं, हम मोबाइल में भी हमारे ऑप्शन आता है रीबूट करने का, ठीक है। जब मोबाइल हैंग होने लगता है तो हम मोबाइल को रीबूट करने का काम करते हैं ना। तो यहाँ पर कि भाई पहले से चालू कंप्यूटर को जब हम रीस्टार्ट करते हैं तो वो उसकी प्रक्रिया कहलाती है वार्म बूटिंग, ठीक है। और वार्म बूटिंग की प्रक्रिया में ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने की प्रक्रिया शामिल नहीं होती है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रक्रिया तो कंप्यूटर को जब हमने स्टार्ट किया तभी चालू हो गई थी। हम तो फिर से कंप्यूटर को क्या कर रहे हैं, सिर्फ रीस्टार्ट करने का काम कर रहे हैं, हम कंप्यूटर को बंद करके उसको स्टार्ट करने का काम नहीं कर रहे हैं। तो वार्म बूटिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने की प्रक्रिया शामिल नहीं होती है। ये मेजर डिफरेंस है दोनों में, यही आपको ध्यान में रखना है। तो वार्म बूटिंग के लिए लिखेंगे हम पहले से चालू कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की प्रक्रिया शामिल नहीं है, ठीक है। वही आपकी क्या कहलाती है, वो कहलाती है वार्म बूटिंग, ठीक है। चलिए अच्छा, ये जो सेल्फ टेस्ट होता है बेसिक इनपुट डिवाइस के द्वारा, इसको कहते हैं पोस्ट का मतलब क्या होता है भाई, ये पोस्ट की फुल फॉर्म को या पोस्ट के बारे में हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। जब हम लोग MS ऑफिस स्टार्ट करेंगे तभी इसके बारे में बताएंगे कि भाई ये कैसे सेल्फ टेस्ट किया जाता है। तो बस यहाँ पर बेसिकली आपको इतना जरूर याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बूटिंग क्या है, बूट प्रोसेस क्या है, उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। और एग्जाम में इससे तो प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। चलिए, तो हमने जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में कि बूटिंग क्या है इसके बारे में समझा। अब कुछ और हम देखते हैं, जैसे कि हम अगर बात करें कि भाई इंस्टॉल करना, इंस्टॉलेशन क्या है, इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया किसको कहते हैं। किसी भी प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में लाने वाली जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है इंस्टॉलेशन या इंस्टॉल करना, ठीक है। अब आप सेकेंडरी मेमोरी में किसी भी प्रोग्राम को स्टोर करते हो, किसी भी डाटा को स्टोर करते हो, तो जब उस सेकेंडरी मेमोरी को आप कंप्यूटर से अटैच करते हो तो वो डाटा कंप्यूटर में कैसे जाता है। भाई सेकेंडरी मेमोरी में जो भी डाटा आपने स्टोर किया है उस डाटा को पहले क्या किया जाता है, कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी मेमोरी में कॉपी किया जाता है और उसके बाद जाके वो कंप्यूटर में क्या होता है, प्रोसेस होता है। उससे पहले वो प्रोसेस नहीं होता है। तो एक चीज है कि इंस्टॉलेशन क्या होती है, इंस्टॉल करना क्या होता है, ये तो बेसिकली सभी जानते हैं क्योंकि मोबाइल का यूज करते हैं हम। तो इंस्टॉल करना कि मतलब प्रोग्राम को जो है सेकेंडरी मेमोरी में इंस्टॉल करना, ना कि प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी में वो हमेशा कॉपी होके ही जाएगा। चलिए, तो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित कुछ ये चीजें थी जिसके बारे में हमने जाना। अब फाइनली जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का मैटर तो अपने यहाँ पर क्लोज हो गया है।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत सेकंड कौन सा प्रोग्राम था। भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमने 5 प्रोग्रामों को शामिल किया। ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उसके बाद में डिवाइस ड्राइव और उसके बाद में यूटिलिटी प्रोग्राम। तो नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम की या लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की। अब भाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर जो है ये क्या काम करेंगे और इनकी ज़रूरत जो है वो कैसे ज़रूरत पड़ी हमारे को कंप्यूटर के क्षेत्र में। तो आपको पता है कि कंप्यूटर जो है उसको सिर्फ और सिर्फ एक भाषा समझ में आती है और ये जो है हमने हमारी कंप्यूटर की पहली वाली क्लास में ही पढ़ लिया था। जब हमने कंप्यूटर क्लास ली तब हमने बात की थी कि कंप्यूटर समझता कैसे है, कंप्यूटर को दिए गए निर्देश वो किस प्रकार समझता है। तो उसकी अपनी एक भाषा होती है और कंप्यूटर की अपनी एक भाषा होती है मशीनी भाषा। कौन सी भाषा होती है? मशीनी भाषा। ये जो मशीनी भाषा होती है ये 2 अंकों पे आधारित है, 0-1 पे आधारित है। ठीक है, तो इन 0-1 2 अंकों पे आधारित है, इसलिए इसको कहते हैं द्विआधारी भाषा। द्विआधारी भाषा या द्विअंकीय आधारी भाषा ऐसे लिख सकते हो, द्विअंकीय आधारी भाषा। ठीक है, इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है बाइनरी भाषा या बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, और जो ये 0-1 है इनको कहा जाता है बिट। क्या कहा जाता है? बिट। तो कंप्यूटर को यही भाषा समझ में आती है। तो जब कंप्यूटर स्टार्ट हुए, जब पहली बार कंप्यूटर का निर्माण हुआ तो उस समय कंप्यूटर को हम यूज़र कैसे अपने निर्देश समझा सकते हैं, तो उसके लिए जो पहली भाषा बनाई गई थी वो भाषा ही कौन सी थी? मशीनी भाषा, और इसी को कंप्यूटर समझता था। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर के क्षेत्र में विकास हुआ, नए नए कंप्यूटर आने लगे और कंप्यूटर के अंदर जो है नए नए फीचर्स आने लगे, उसके बाद जो है सभी प्रोग्राम जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए, उच्च स्तरीय भाषाओं में लिखे गए। यानी हाई लेवल लैंग्वेज की मैं बात करूं, उच्च स्तरीय भाषाओं की मैं बात करूं, तो ऐसी भाषा जो कि यूजर यानी जो मानवीय भाषा पर आधारित होते हैं ना, तो मानवीय भाषा पर आधारित प्रोग्रामों को लिखा गया। तो अब ऐसी स्थिति बनी कि भाई ये मानवीय भाषा पे लिखे गए जो प्रोग्राम है ये कंप्यूटर पर रन कैसे करेंगे, कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा। तो वहाँ पर जो प्रोग्राम मानवीय भाषा में लिखे गए हैं उनके लिए सबसे पहले एक ऐसे कन्वर्टर की आवश्यकता पड़ी जो उस मानवीय भाषा के निर्देशों को किस में बदल सके? मशीनी भाषा में, जिसे कंप्यूटर समझ सके। तो वहाँ हमें ज़रूरत पड़ी एक भाषा अनुवादक की। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है सबके सब हमें वहीं पर आवश्यकता हुई कि ताकि जितने भी प्रोग्राम है वो अच्छे से कंप्यूटर पर रन सके। तो अब देखोगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर की भी हम बात करें तो उससे पहले हमें जो एक छोटा सा व्यू देखना है वो किसका देखना है? प्रोग्रामिंग भाषाओं का। है क्या प्रोग्रामिंग भाषाएं? सब प्रोग्रामिंग भाषाओं की हम डिटेल से एक एक चर्चा करेंगे, लेकिन हमें पहले थोड़ा सा यहाँ लैंग्वेज ट्रांसलेटर को पढ़ने से पहले इसके बारे में जानना भी जरूरी है। प्रोग्रामिंग भाषा की हम बात करें तो कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम जिस भाषा में लिखे जाते हैं वो भाषा ही क्या कहलाती है? प्रोग्रामिंग भाषा। प्रोग्रामिंग भाषा मेनली होती है 2 प्रकार की। एक होती है निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जिसे कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और एक होती है उच्च स्तरीय भाषाएं। वर्तमान में अगर हम बात करें तो सभी प्रोग्राम, कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम जो है इन्हीं उच्च स्तरीय भाषाओं में लिखे गए हैं। उच्च स्तरीय भाषाएं या हाई लेवल लैंग्वेज। निम्न स्तरीय भाषाओं की मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत जो है 2 भाषाओं को रखा गया है। एक होती है मशीनी भाषा और एक जो है वो है असेंबली भाषा, ठीक है। ये 2 भाषाएं हैं जो निम्न स्तरीय भाषा है, जो कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में बनाई गई भाषा है। मतलब कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें जो प्रोग्राम चलाए गए थे उन प्रोग्रामों को इन्हीं 2 भाषाओं में लिखा गया था। या हम यूँ कह सकते हैं कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषाएं कौन सी थी? तो मशीनी भाषा और असेंबली भाषा, जो कि दोनों ही कैसी है? निम्न स्तरीय भाषाएं, ठीक है। तो अब आपको और उच्च स्तरीय भाषाओं के जैसे उदाहरण दूँ तो जैसे कि कोबोल हो गया, बेसिक हो गई, जैसे कि फोर्टान हो गई, ठीक है। जैसे कि हम बात करें C+ हो गई, C++ प्रोग्रामिंग भाषा हो गई, जैसे कि जावा हो गई। ये सभी की सभी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इन हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखे हुए हैं उनको कंप्यूटर को समझाने हेतु हमें क्या करना पड़ेगा? इन सबको जो है इस मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ ही हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? यहाँ हमें एक भाषा अनुवादक की ज़रूरत पड़ेगी। तो भाषा अनुवादक क्या काम करेंगे ये समझ में आ गया। चलिए अब भाषा अनुवादक होते कितने प्रकार के हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। भाषा अनुवादक की हम बात करें तो सबसे पहले आपको लिखना है कि
कंप्यूटर में लिखे गए कंप्यूटर में लिखे गए प्रोग्राम सभी उच्च स्तरीय भाषाओं में, या ऐसे लिखो कंप्यूटर में सभी प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषाओं में लिखे होते हैं जिन्हें कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा, और आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं मशीनी भाषा, कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में बदलने हेतु भाषा अनुवादक का प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम बात करें तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं 3 प्रकार के। हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर के टाइप्स की बात करें तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो एक होता है असेंबलर, ये कैसे काम करेगा। उसके बाद हम बात करें तो एक होता है इंटरप्रीटर, ठीक है, इंटरप्रीटर ये कैसे काम करेगा। और फिर हम बात करें तो एक होता है कंपाइलर, ठीक है। सही लिखा है क्या? चलो ठीक है, देख लेना अगर कुछ हो तो मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो देखिए, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ये 3 प्रकार के जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, भाषा अनुवादक होते हैं। इन तीनों का एक ही काम होता है, काम होता है कि जो प्रोग्राम जिस भाषा में लिखा गया है उसकी उस भाषा से मशीनी भाषा में उस प्रोग्राम के निर्देशों को चेंज करना, ठीक है, ये इन तीनों का काम है। तो फिर तीनों में अंतर क्या है, तीनों में अंतर हमें समझना है। उससे पहले भी एक चीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, प्रोग्राम जिस भाषा में लिखा गया है, कोई भी कंप्यूटर का कोई भी प्रोग्राम जिस भाषा में लिखा गया है उस भाषा को कहते हैं सोर्स कोड। उस भाषा को क्या कहेंगे? सोर्स कोड कहेंगे। और उसको जिस भाषा में चेंज करना है, भाई मशीनी भाषा में चेंज करना है, कंप्यूटर के समझने वाले भाषा में चेंज करना है, तो वो कहलाती है ऑब्जेक्ट कोड। क्या कहलाएगी भाई? ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सोर्स कोड किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड किसे कहते हैं। प्रोग्राम जिस भाषा में लिखा गया होता है वो सोर्स कोड कहलाता है, उस प्रोग्राम को आगे आप जिस भाषा में चेंज करोगे तो वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट कोड। तो 2 कोड होते हैं। अब अगर हम बात करें असेंबलर की, तो असेंबलर क्या करता है? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने हेतु असेंबलर जो है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो कोई ऐसा प्रोग्राम जो कि असेंबली भाषा में लिखा गया होगा, अब कंप्यूटर की फर्स्ट पीढ़ी की हम बात करें तो वहां पर जो कंप्यूटर थे उनमें जो प्रोग्राम बाद में बनाने लगे वो सब असेंबली भाषा में बनाने लगे, ठीक है। तो ऐसे ट्रांसलेटर की जरूरत भी कहाँ ज़्यादा जरूरत पड़ी होगी? फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में ज़्यादा पड़ी होगी, जहाँ पर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता था, ठीक है। अब असेंबली भाषा क्या है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो असेंबलर का यूज असेंबली भाषा मशीनी भाषा में चेंज करना। अब एक चीज, जहां जो लाइन मैंने यहाँ लिखी है वहां से आपने भी एक चीज आपके दिमाग में आई होगी कि भाई असेंबली भाषा कैसी थी? लो लेवल लैंग्वेज थी, यानी कि निम्न स्तरीय भाषा थी। और इधर हम बात कर रहे हैं मशीनी भाषा की, तो मशीनी भाषा भी क्या है भाई? निम्न स्तरीय भाषा है। यानी असेंबलर जो है वो निम्न स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में ही परिवर्तित करता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उन दोनों से अगर हम इसका डिफरेंस करें तो उन दोनों से ये अलग कैसे हैं? काम तो इसका भी यही है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में चेंज करना, लेकिन इसकी जो भाषा चेंज हो रही है वो निम्न से निम्न स्तरीय भाषा में ही चेंज हो रहा है, ठीक है। तो असेंबलर को आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो इन दोनों का एक काम होता है। इन दोनों का एक काम क्या है? सबसे पहले जो इनका कॉमन काम है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करना, यानी उच्च स्तरीय भाषाओं में लिखे गए प्रोग्राम को निम्न स्तरीय भाषाओं के प्रोग्राम में चेंज करना, ठीक है। तो दोनों का काम तो एक जैसा है। फिर अंतर क्या है? अंतर है कि इंटरप्रेटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए निर्देशों को, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए
निर्देशों को लाइन बाय लाइन का मतलब समझना कि पहले एक लाइन के सारे निर्देश को निम्न स्तरीय भाषाओं में चेंज करेगा और जब तक एक लाइन कंप्लीट नहीं हो जाती उस तब तक वो दूसरी लाइन पे नहीं पहुंचेगा। ठीक है, सपोजली मान लो कि कोई 10 पेज का पैराग्राफ, ये सिर्फ मैं उदाहरण के लिए बता रही हूँ, 10 पेज का कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो इस पैराग्राफ की पहली लाइन को ये लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करेगा, फिर दूसरी लाइन को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करेगा, जब तक पहली लाइन कंप्लीट नहीं होगी दूसरी लाइन पे ये नहीं जाएगा। तो ये कैसे वर्क करता है? लाइन बाय लाइन। कैसे वर्क करता है? लाइन बाय लाइन। या हम कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए निर्देशों को लाइन बाय लाइन लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करना, लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करना, ये किसका काम है? ये है इंटरप्रेटर का काम है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करना। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें कंपाइलर की, काम तो इसका भी यही है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करना। तो फिर कैसे चेंज करना? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए निर्देशों को एक समय में लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करना। इसका मतलब आप समझे? इसका मतलब ये है कि भाई जो पूरा पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में चाहे कितनी लाइनें हो, उस पूरे पैराग्राफ को एक ही टाइम में जो है किस में चेंज कर देगा? लो लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देगा, यानी लाइन बाय लाइन नहीं करेगा। तो कंपाइलर का काम जो है वो थोड़ा ईजी भी है और जल्दी से हो जाता है। अगर हम कंपेरिज करें इसके साथ में इंटरप्रेटर के साथ में, तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है तो यहाँ पर थोड़ा समय भी ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो तीन हम बात कर रहे हैं, ये तीन भाषा अनुवादक होते हैं, ये तीन लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, इनमें क्या अंतर है उनको हमने देखा और ये कैसे वर्क करते हैं उनको भी हमने देखा है। तो यहाँ पर जो है हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में सेकंड प्रोग्राम को जो हमने रखा था लैंग्वेज ट्रांसलेटर, उनके बारे में आज हमने चर्चा कर ली है और इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपको अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे सारी लैंग्वेजेस में हम पढ़ेंगे, लो लेवल लैंग्वेज को डिटेल से पढ़ेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज को भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इसी तरह अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए और बने रहिए निहारिका क्लासेस के साथ में। हम पे रखिए भरोसा, हम आपको जो है कुछ अलग ही यहाँ पर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।